जिन जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। मैंने कंप्यूटर ऑन करके फिल्में देखनी शुरू कर दी, इसलिए फिल्में देखते हुए मैंने काफ़ी वक्त गुजार लिया। शाम के वक्त 5 बजे कादिर नींद से उठा और नहा धोकर तरोताज़ा हुआ तो बोला, चल यानी भूख बहुत लगी है, सुबह से नाश्ता किया हुआ है। मैं जल्दी से बोला, हाँ हाँ भाई, मेरे लिए तो बड़े होटल से दोपहर को खाना आया था ना। तो वो फौरन उठकर बोला, ओ यार तुम खा लेते भला, चल अब उठ जा फटाफट। हम दोनों घर से निकले और करीबी रेस्टोरेंट पे जा पहुंचे। खाना खाने के बाद कादिर कुछ सोचते हुए बोला, चल जानी सीधा बेबी के घर चलते हैं। मैं एकदम हड़बड़ा गया और बोला, मैं कैसे जा सकता हूँ? तो कादिर ने कहा, चुपचाप मेरे साथ चलो, बेबी का भाई रेहान मेरा दोस्त है और इसने मुझसे कुछ फिल्मों की सीरीज लाने को कहा था। वो देने के बहाने चलते हैं और मैं कोशिश करूँगा कि तुम बेबी को देखो और बात कर सको। मैं इसके साथ चल पड़ा। हम लोग वहां से कादिर के घर पहुंचे। कादिर ने अपना सीडी उठाया और हम लोग 10 मिनट की ड्राइव पर मौजूद बेबी के घर जा पहुंचे, जहां मुझे गेस्ट रूम में बिठाकर खुद कादिर के घर के अंदर रोनी तरफ चला गया। मैं सोचने लगा अब क्या होगा। कुछ देर बाद मुझे बेबी की आवाज़ सुनाई दी, जो किसी से बोल रही थी कि जाओ अंदर से चाय दे आओ। मैं इसको देखने के लिए बेचैन हो गया। एक बच्चा अंदर आया जो बेबी का छोटा भाई उमर था। मुझे चाय का कप थमाकर चला गया। थोड़ी देर बाद कादिर आया और मुझे लेकर वहां से चल दिया। बैठ जाकर बाइक पर बैठकर हम वहां से निकले और पास ही कमर्शियल एरिया में मौजूद एक पब्लिक पार्क में चले गए। मैं इंतजार में था कि वो कुछ बोलेगा, लेकिन कमीना चुप रहा। मैं भी पक्के इरादे के साथ खामोश था कि वो खुद ही कुछ बोलेगा। और फिर चंद मिनट की खामोशी और 2 सिगरेट पीने के बाद वो बोला, हाँ शायान, अब इधर खाना खिलाएगा? मैं बोला, पहले बताओ तुम तो सही हुआ क्या? लेकिन वो कमीनापन से खाने की बात करने लगा। तो मैंने कहा, भाई खाना भी खा लेते हैं, जो बोलोगे कर लेंगे, लेकिन कुछ बताओ तो सही। तो इसने मुझे बताया कि बेबी ने कल मिलने बुलाया है सुबह 10 बजे। सुना था कि मैं अचानक इसके गले पड़ गया और खुशी से चट इसके 4 पट चूम ले। खैर हमने वहां बैठकर अगले दिन का प्रोग्राम तरतीब दिया और कुछ देर बाद घर से वापस चले गए। घर जाकर सबके साथ बैठकर चाय पी। इसी दौरान सिद्रा ने मुझे आंखों से इशारा किया। मैं वॉशरूम जाने के बहाने से उठा और सुस्त रवि से चलता हुआ सीढ़ियां चढ़कर ऊपर कादिर के कमरे की तरफ जाने लगा। मैं सीढ़ियां चढ़कर कमरे में पहुंचा ही था कि सिद्रा भी ऊपर कमरे में आ गई और आते ही इसने मुझे साथ लगाया और बातें करने लगी और मैं भी इसके साथ बातों के जवाब देने लगा। कुछ देर बातें करने के बाद वो नीचे बैठ गई। मैंने कहा, यहाँ से सब लोग बैठे हैं, कादिर किसी भी वक्त ऊपर आ सकता है और मकान भी तो है। ये कहकर मैंने उसे पीछे किया। वो मुझे घूरने लगी। चंद सेकंड की खामोशी के बाद वो बोली, एक तो तुम्हारी भी समझ नहीं आती, पहले तो तुम मिलने के लिए तड़प रहे थे और अब तुम डर रहे हो। मैं दांत पीसते हुए बोला, सिद्रा की बच्ची बाज आ जाओ, अभी कादिर या अरमगान में से कोई ऊपर आ गया ना तो हमारी खैर नहीं। वो बोली, अरमगान की फिक्र मत करो, कल और आज काम कर थक गया है तो अब नींद की गोली खाकर सो जाएगा, फिर सुबह से पहले इसको होश नहीं आएगा। रह गया कादिर तो इसके लिए भी मैंने एक काम निकाल कर रखा है, बेफिक्र रहो, वो भी चला जाएगा, बस तुम कोई बहाना करके रुक जाना, फिर इतना वक्त तो मिल ही जाएगा। इतना कहकर वो बाहर निकलने के लिए दरवाजे की तरफ बढ़ी और फिर दरवाजे के पास रुककर एक उंगली दिखाते हुए मुझे तनबी अंदाज में कुछ कहा। मैं इसका मतलब समझ गया और ये कहकर वो बाहर निकल गई और इशारों में ये कहकर गई थी कि अगर तुमने कोई गड़बड़ की या कादिर के साथ बाहर चले गए तो वो मुझे छोड़ेगी नहीं। अभी मैं इसी सोच में था कि कादिर कमरे में दाखिल हुआ और हम लोग इधर उधर की बातें करने लगे। जाहिर सी बात है, 2 लड़कों की बातों में लड़कियों का जिक्र हो ही जाता है और कादिर अपने अपने किस्से बढ़ा चढ़ाकर एक दूसरे को सुनाने लगे। कुछ देर बाद कादिर फ्रिज से 2 मशरूबात उठा लाया। हम बातें करते हुए पीने लगे। अब मेरा ध्यान बातों की तरफ कम था और मैं दिल ही दिल में सोच रहा था कि कैसे बहाना मारूं कि कादिर के साथ न जाना पड़े। अब रात को ये 9 बज चुके थे। हम लोगों ने खाना कमरे में खाया और खाने के बाद 10 बजे कमरे ही में बैठकर कंप्यूटर पर गेम खेल रहे थे कि अचानक मुझे वॉशरूम की जरूरत महसूस हुई। मैं उठकर वॉशरूम में चला गया। जरूरत से फारिग होकर बाहर निकलने के लिए दरवाजा खोला तो मुझे सिद्रा की आवाज सुनाई थी जो कादिर से कह रही थी, कादिर भाई मेरा एक काम कर दोगे? कादिर बोला, हाँ
हाँ भाभी बोलो क्या काम है। सिद्रा बोली तुम्हें तो पता है अम्मी सांस की मरीज है, तो आज अरमगान लाहौर से अम्मी के लिए इनहेलर लाए हैं जो कि उन्होंने सऊदी अरब से किसी दोस्त से बात मंगवाना था। अब अचानक अम्मी की तबीयत खराब हो गई। अरमगान तो सो चुके हैं, तुम मेरे भाई जाओ और अम्मी को इनहेलर दे आओ प्लीज। कादिर ने कहा जी जरूर भाभी। इतना कहकर आवाज लगाई और शयान को क्या होश हो गया अंदर जाकर। मैं कभी की इसी तरह बातें सुनकर दिमाग में कोई तरकीब सोच रहा था मुझे और तो कुछ समझ न आई। फौरन पेट पकड़कर वॉशरूम से बाहर निकला और धीमे कदमों से चलता हुआ बिस्तर पर लेटकर बोला, यार कादिर एकदम पेट में गड़बड़ हो गई और हल्का सा दर्द भी हो रहा है। तो कादिर फौरन बोला, चला भाभी कि अम्मी के पास जा रहा हूँ, वापसी पर डॉक्टर से तेरी दवाई लेते आऊंगा। सिद्रा अपने प्लान को फेल होते देखकर बोली, अरे इसको कहाँ ले जा रहे हो, उसे यहीं रहने दो, अभी मैं गर्म दूध कर देती हूँ, थोड़ी ही देर में ठीक हो जाएगा। कादिर सर लाता हुआ मोटर बाइक की चाबी उठाकर कमरे से बाहर निकलता चला गया। सिद्रा अभी इसके साथ निकल गई। मैं भी लेटे हुए आने वाले लम्हात के बारे में सोच रहा था कि चंद मिनट बाद इसी तरह कमरे में दाखिल हुई। दरवाजा बंद करके इसने मेरी तरफ मुस्कुराते हुए देखा और मुझसे चट झिपट पड़ी। मैंने भी उसे साथ लगाया। फिर मैंने इसकी नाराजगी दूर करने लगा और वो भी पंजाबी में मुझे पूरा भला कह रही थी, जिसको सुनकर मुझे भी गुस्सा आ गया। मैंने उसे बालों से पकड़कर अपने सामने खड़ा किया और एक चपत लगाते हुए कहा, पता नहीं तुम किस आग से बनी हो जो बुझ नहीं रही। और फिर मैं अपना गुस्सा इस पर निकालने लगा और फिर वो खुद खुश हुई तो इसने मुझे मोबाइल का डब्बा उठाकर देते हुए कहा, शयान ये एक छोटा सा तोहफा तुम्हारी जान की तरफ से। मैंने गौर से देखा तो वो नया मोबाइल था। मैंने हैरत से कहा, इसकी क्या जरूरत थी। तो वो कहने लगी, बस मैं अपने दिल से दे रही हूँ, इसको फटाफट छुपा लो, कादिर आने वाला है। इतनी देर में सिद्रा का मोबाइल बजा। कादिर की कॉल थी। इससे बात करके सिद्रा ने मुझे अपना मोबाइल नंबर याद करवाते हुए बताया कि बस कादिर अगले 10 मिनट में पहुंच जाएगा, इसलिए मैं अब जाती हूँ। ये कहकर वो चली गई। मैंने तो मोबाइल अपने बैग में छुपा दिया और माचिस जलाकर सिगरेट सुलगाई। तेल जलने की बू कमरे में फैल गई। थोड़ी देर बाद कादिर कमरे में आया तो आते ही मुझसे तबीयत के बारे में पूछा तो मैंने गिलास की तरफ इशारा करते हुए कहा, भाभी ने दूध गर्म करके दिया था, तब से आराम महसूस कर रहा हूँ। कादिर कपड़े बदल कर लेट गया। तभी दरवाजा खोलकर सिद्रा अंदर आई और कादिर को दिखाने के लिए मुझसे पूछा, हाँ शयान अब बताओ तबीयत कैसी है। तो मैंने जवाब दिया, भाभी आपने जो गरम गरम दूध पिलाया है इसके बाद अब काफी बेहतर है। अब बाकी अब आराम करूंगा, तुम सुबह तक ठीक हो जाऊंगा। मेरी बात सुनकर भाभी ने गिलास उठाया और गुड नाइट कहकर बाहर निकल गई। मैं और कादिर थोड़ी देर बाद बात करने के बाद सो गए। अगले दिन सुबह जल्दी उठे क्योंकि मैं पिछले रोज से सबको बता चुका था कि कल कुछ काम निपटाने के बाद मेरी मुल्तान वापसी है। तो मैं सुबह सिद्रा भाभी ने नाश्ता जल्दी तैयार करवा दिया। तकरीबन 10 बजे हम लोग घर से निकले और पास ही एक मशहूर प्लाजा के पास बेबी का इंतजार करने लगे क्योंकि बेबी ने यही कहा था। पूरे 10 बजे वो एक टैक्सी में आई। मैं कादिर को अलविदा कहकर इसके साथ बैठ गया। हम लोग चल पड़े। कुछ देर बाद हम लोग वापस ही मौजूद कमर्शियल मार्केट में उतरे। वहाँ बेबी ने एक दुकान से कुछ किताबें खरीदी और मुझे गिफ्ट की और कुछ कार्ड भी लिए। फिर इसने वो कार्ड मेरे लिए लिखे और मुझे दे दिया और बाद में खोलने को कहा। वक्त कैसे गुजरा पता ही नहीं चला और शाम का वक्त हो गया। मैं वापस मुल्तान रवानगी के लिए तैयार हो गया, लेकिन निकलने से पहले बेबी से इसका मोबाइल नंबर लेना नहीं भूला। वापस मुल्तान आकर कार्ड खोले तो देखा इन कार्डों में चंद इशारे थे इनकी आज की मोहब्बत वाले जो नहायत ही मासूमाना अंदाज में लिखे हुए थे, जिसने मुझे मुतासिर किया। मैं सोचने लगा शायद इस लड़की से मोहब्बत हो गई है। इस तरह यादों में वक्त गुजरता गया और मेरी बेबी से मोबाइल पर बात होती रही। कुछ दिन बाद बेबी ने मुझे टेलीफोन की एक सिम TCS की मंगवाई जो मैंने अपने एक दोस्त के एड्रेस पर मंगवाई थी। खुद बेबी ने भी टेलीनॉर की एक सिम ले ली। हम लोग सारी रात बातें करते थे और कभी कभार सारा दिन चैट करते थे। सिद्रा के साथ भी इसके दिए वो मोबाइल के जरिए अक्सर बात हो जाती थी। अब मेरे लिए बेबी से बात करना बहुत आसान हो गया था। आहिस्ता आहिस्ता हमारी बातचीत में मुलाकात का जिक्र भी शामिल था। ज़ाहिर है जब लड़का लड़की एक दूसरे की मोहब्बत में हो तो हर किस्म की दूरी ज़ाहिर लगती है। अब हम फ़ोन पर ही बातें करने लगे। पिंडी से वापस आए तो तकरीबन 3 साढ़े 3 महीने के बाद की बात है। हमारे घर में चच्ची आई हुई थी। अम्मी और चच्ची बैठी बातें कर रही थी। तभी इनकी बातों में सिद्रा का जिक्र आया तो मेरे कान खड़े हो गए।
मेरा नाम नबीला है। मेरी हाइट 5 फुट 2 इंच है। मेरी एज 27 साल है और मैं बहुत ही क्यूट और खूबसूरत हूँ। मेरा चेहरा फूलों की तरह हसीन है। मेरी आंखों में मस्ती भरी है। मेरे गाल मोटे और बड़े बड़े हैं और मेरे होंठ रस भरे रसीले हैं। तो हुआ कुछ यूं था कि मैं इस वक्त तकरीबन 16 साल की थी जब हमारे मैट्रिक के इम्तिहान होने वाले थे। मैं बहुत ही कमज़ोर स्टूडेंट तो ना थी, पर कोई बहुत ज़हीन स्टूडेंट भी ना थी, जिस वजह से इम्तिहान की तैयारी के लिए मुझे किसी न किसी से रहनुमाई की ज़रूरत थी। मेरी खाला का बेटा शहजाद बीए का जो था और वो हमारे घर से ज़्यादा दूर भी नहीं रहता था। मैंने अम्मा जान से कहा कि वो शहजाद से बात करें कि वो फारिग वक्त में मुझे पढ़ा दिया करे, इस तरह मुझे ट्यूशन के लिए ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा, आने जाने की परेशानी भी नहीं होगा और वक्त भी ज़ाया नहीं होगा। मैं इसी दिन शहजाद से बात कर आई और उन्होंने बताया कि उन्होंने शहजाद से बात कर लिया और वो हर शाम 7 बजे से 9 बजे तक आया करेगा मुझे पढ़ाने। इस दिन मैंने जल्दी जल्दी तमाम काम निपटाए और अपनी किताबें लेकर ड्राइंग रूम में पढ़ने बैठ गई। तकरीबन 6:30 बजे होंगे जब शहजाद हमारे घर आए। शहजाद की उम्र इस वक्त 25 साल के करीब थी और काफ़ी वजी और हैंडसम शख्सियत के मालिक थे। इनका कद 6 फुट के करीब था और जिस्म मजबूत और तवाना था। क्लीन शेव के साथ सांवला रंग क़यामत खेज था। रस्मी सलाम दुआ के बाद मुझसे मुखातिब होते हुए बोला, अच्छा तो मेरी शागिर्द पढ़ाई के लिए तैयार है? मैंने भी सर हिलाते हुए कहा, जी वेरी गुड। ये बताओ कि किस सब्जेक्ट में खुद को ज़्यादा कमज़ोर समझती है? और शहजाद ने मेरी किताब उठाकर इसके वर्क उल्टे किताब पर ही नजरें जमाए मुझसे दूसरा सवाल पूछा। तो मैंने उन्हें बताया कि मैथ और इंग्लिश में कमज़ोर हूँ। मैं थोड़ा सुकड़ कर बैठी हुई थी और बात करते हुए भी थोड़ी झिझक रही थी। शहजाद ने किताब पर मेज पर रखते हुए मेरी जानिब देखा और बोले, अगर इसी तरह तुम घबराई और झिझकती रहोगी तो मेरा नहीं ख्याल कि मैं तुम्हें कुछ पढ़ाऊंगा, वो तुम्हें ज़हन नशीन भी करवा सकूंगा। लिहाजा मैं झिझक की ज़रूरत नहीं, हम बड़े दोस्ताना माहौल में स्टडी करेंगे और जो कुछ भी पढ़ेंगे उसे याद भी रखेंगे। जी बेहतर। मैंने खुद को थोड़ा रिलैक्स जाहिर करने की कोशिश करते हुए बोली, इस दिन पढ़ाई तो कोई खास ना हुई, अलबत्ता शहजाद ने अपनी बातों और चुटकुलों की मदद से मेरी झिझक दूर कर दी। मैं अब काफ़ी रिलैक्स भी थी। यही वजह थी कि मैं शहजाद के चुटकुलों का जवाब भी चुटकुलों की सूरत में ही दे रही थी। मेरा चंचलपन बेदार हो चुका था। शहजाद ने थोड़ी सी मैथ की मशक कराई और इंग्लिश से शुरू करने का कहकर घर के लिए उठे। अम्मा ने उन्हें रोक लिया, चाहे तो पीते जाओ। शहजाद भी चाय के लिए बैठ गया। चाय और थोड़ी देर गपशप के बाद शहजाद कल शाम 7 बजे आने का कहकर चले गए। तकरीबन 2 हफ्तों तक मामलात ऐसे ही चलते रहे। वह वक्त के साथ पाबंद थे, वक्त पर आते और अपना काम वक्त पर ख़त्म करके चले जाते। इनकी शख्सियत जाज़िब नज़र आती थी। इनके पढ़ाने और समझाने का अंदाज भी खूब था। यही वजह थी कि मैं शहजाद की गिरफ्त में हो चुकी थी, इनसे काफ़ी बेतकल्लफ हो चुकी थी। एक दिन शहजाद मुझे मैथ की मशक करा रहे थे जब अम्मा चाय लेकर आई। उन्होंने मेज़ पर रखी और बोली कि चाय पी ले। ये कहकर वो वापस किचन में चली गई। मशक खत्म हुई तो मैंने चाय की प्याली उठाकर शहजाद को देना चाहिए तो पता नहीं क्या हुआ कि मेरा हाथ कांप गया और सारी की सारी चाय शहजाद के ऊपर गिरी। जैसे इनकी पतलून और शर्ट भीग के मेरे तो होश उड़ गए। दौड़ती हुई तौलिया उठा लाई, बार बार शहजाद को सॉरी बोल रही थी और साथ ही साथ इनकी शर्ट को तौलिए से खुश करने की कोशिश कर रही थी। आप जले तो नहीं? मैंने मुसलसल तौलिया रगड़ते हुए पूछा। चाय से तो नहीं जला, लेकिन अब तो जरूर जला डालोगी? मैंने इनके जुमले को बिल्कुल भी न समझी और इसी तरह तौलिए से इनकी शर्ट को खुश करने में लगी रही। मैं शायद कुछ देर इसी तरह तौलिए से उन्हें खुश करने में लगी रहती। शहजाद ने मुझे रोक दिया और मुझे दोनों कांधों से उठाकर खड़ा करते हुए बोले, बस करो बेबी। घर में मुझे बस इसी नाम से पुकारते थे। एवरीथिंग इज ओके फाइन। तो मखा परेशान हो रही है, लेकिन मैं खुद भी परेशान शर्मिंदा थी, इसलिए सब ने उन्हें शफकत से पेश आते देखा तो मेरी आंखों से आंसू निकल आए। उन्होंने जब मुझे रोता देखा तो आम बाहों में भरते हुए सीने से लगा लिया और माथे पर बोसा देते हुए बोला, अरे पगली तो रोती क्यों हो? तुमने जानबूझकर चाहे तो नहीं गिराई। ये तो हादसाती तौर पर इनके धीमे बंधने पर मुझे हौसला हुआ और मैंने आंसू पूछते हुए कहा, जानती हूँ कि हादसा हुआ, लेकिन हादसात में भी तो किसी न किसी की गलती का नतीजा होते हैं और इस हादसे की गलती में मैं ही जिम्मेदार हूँ। शहजाद भी शायद माहौल को खुशगवार बनाना चाहते थे, इसलिए बोला, फुफड़ी मैं तुम्हें इजाजत देता हूँ कि तुम ऐसे हादसात रोज किया करो। वो हंस रहे थे और इनकी ये मासूमाना हंसी मेरी समझ से बाहर थी। मैं भी इन्हें हंसते देखकर मुस्कुरा दी। शहजाद ने कहा, चलो वापस वहीं से शुरू करते हैं जहाँ पर हादसा हुआ था। ये कहते हुए उन्होंने मुझे अपनी बाहों के घेरे से आजाद किया। मैंने वापस अपनी कुर्सी पर बैठकर किताब खोलना चाहिए तो शहजाद ने कहा, आज का काम खत्म कल देखेंगे, मैं चलता हूँ, क्योंकि इस हालत में मैं तुम्हें कुछ नहीं पढ़ा पाऊंगा। शहजाद अपनी किस हालत के बारे में कह रहे थे मुझे कुछ पता न चला। मैं तो इस बिस्तर पर तो वाकई ही बार बार मेरे दिमाग में घूम रहा था। जब इस सब तो मेरे लिए बेमैनी थे, लेकिन अब इन वाक़यात को सोचना अच्छा लग रहा था और मुझे पता नहीं चला कि कब नींद आ गया और नींद की गहरी वादी में गोते लगाने लगी।
कभी किसी पार्क के कोने में किसी बेंच पे बैठे कुछ रात दुनियात की बातें कर रहे होते, कभी पहाड़ों जंगलों और सहराओं में, कभी ठाठ मारते समंदर की लहरों से खेल रहे होते। गरज इस रात में मैंने और शहजाद मिलकर दुनिया जहां की सैर की। मैं इस दिन बहुत गहरी नींद सोई, सुबह उठी तो मेरे ख्वाब का हर मंजर मेरे ज़हन में मुनकश था। मैं बिस्तर से उठना ही नहीं चाह रही थी, मैं इन ख्वाबों की दुनिया से निकलना ही नहीं चाह रही थी। मुझे इल्म नहीं कि ऐसा क्यों था, पर जो भी था बहुत प्यारा था। दूसरी शाम जब शहजाद हमारे घर पहुंचे तो मैं इसी वक्त नहा कर निकली थी। मेरे बाल गीले थे और इनसे अभी तक पानी टपक रहा था। शहजाद की बार बार उठती हुई नजरों को मैं बखूबी नोटिस कर रही थी। मैं शहजाद को ख्वाबों में बसाने लगी थी, लेकिन यहाँ लगता था कि शहजाद को मैं भी कोई बात चल रही थी। दौरान पढ़ाई पर मुझे अपने दिल में अजीब अजीब ख्यालात आ रहे थे। जब शहजाद मुझे मैथ के एक सवाल की मशक करा रहे तो मैं इनके साथ बहुत करीब हो गई। मैंने ऐसा कोई अदा नहीं किया था, बल्कि ऐसा होना इत्तफाकन था। आखिर 9 बजे और शहजाद घर जाने के लिए उठे तो मैं भी किताबें समेट कर उठी तो उन्होंने करीब से गुजरते हुए बड़ी आस्तगी से कहा, बबली तुम आज बहुत खूबसूरत लग रही थी। मैंने चौंक कर इनकी तरफ देखा तो इस दौरान वो मुझसे दूर हट चुके थे। इनकी अल्फाज सारी रात मेरे कानों में बजते रहे। शायद खवातीन के मुतल्लिक कुछ सच कहा जाता है कि वो बहुत खुद पसंद होती हैं, इसलिए इनकी तारीफ की जाए तो फूलें नहीं समाती। अगले ही दिन वो शहजाद वक्त पर आ गए। अभी हमने स्टडी शुरू ही की थी कि बिजली चली गई। मैं उठी और मोमबत्ती जला कर लाऊं तो शहजाद मेरा हाथ पकड़ लिया और बोले, हम ने कौन सा मोमबत्तियों से माला परोना है, इसी तरह बैठ के बातें करते हैं, थोड़ी ही देर में बिजली तो आ जाएगी। मैं भी इधर ही बैठ गई और हम इधर उधर की बातें करने लगे। शहजाद ने मेरा हाथ इसी तरह पकड़े रखा, लेकिन मुझे अजीब लग रहा था। अगरचे शहजाद की मोहब्बत मुझ पर हावी हो चुकी थी और इनकी पुरअसर शख्सियत ने मुझ पर जादू सा कर दिया था, लेकिन मैं फौरी तवक्कल में थी। इस वक्त चूंकि अंधेरा था और हम एक दूसरे के चेहरे के तासरात नहीं देख पा रहे थे। हकीकत कहूँ तो मुझे इनका हाथ अपने हाथ पर बहुत मजे दे रहा था, लेकिन कोई अंदरूनी खौफ था जो रोक रहा था। लेकिन अगर शहजाद की जगह कोई भी होता तो मैं यकीन से कह सकती हूँ कि मैं इस वक्त मुंह नोच लेती, लेकिन शहजाद के लिए तो मैं पहले से ही सब कुछ हारी थी। लेकिन फिर भी ये सब कुछ नहीं चाह रही थी, हो रहा था। मुझे अजीब लगने लगा, इसलिए मैंने शहजाद के हाथ को छोड़ा और टॉयलेट जाने के बहाने वहां से उठ गई। लेकिन जैसे ही उठकर कदम बढ़ाने वाली थी, पता नहीं मुझे क्या हुआ कि डगमगा गई, इसलिए मैं शहजाद ने हाथ बढ़ाकर मुझे सहारा दिया तो मैं गिरने से बच गई। मैं बहुत नर्वस हो गई थी, शायद मैं जल्दी से टॉयलेट की तरफ भागी। मुझे कुछ हाजत तो ना थी, बच्चा ठंडे पानी से मुंह पर छिंटे मारे तो गर्मी का एहसास कुछ कम हुआ। अभी टॉयलेट में ही थी कि बिजली आ गई। वापस ड्राइंग रूम में आया तो शहजाद वहां मौजूद नहीं था। मुझे परेशानी हुई कि ऐसा क्या है, बताए बगैर ही चले गए। इस वक्त अम्मा ड्राइंग रूम में आई तो उन्होंने बताया कि कह रहा था कि इस सर में दर्द हो रही है और बिजली भी नहीं है, इसलिए वो घर जा रहा है। मैंने भी किताबें समेटी और अपने बेडरूम में चली आई। मेरी सोच कम है, बस शहजाद ही था। इस रात भी मैं नहीं सोच में घर को सो गई। सुबह उठी तो शहजाद की याद में सारा दिन मशगूल होती रही। शाम होने से पहले ही शाम की बेताबी से इंतजार करने लगी। मैं देखना चाहती थी कि शहजाद आज कैसे बर्ताव करते हैं, लेकिन वक्त होने के बावजूद नहीं आए। मैं इंतजार करती रही, लेकिन मेरा इंतजार बस ही इंतजार रहा। वो 8 बजे तक नहीं आए तो मैंने इनसे कहा कि खबर हो शहजाद पता नहीं आज क्यों नहीं आए। अम्मा ने कहा कि कोई और काम हो गया होगा इसलिए नहीं आ सका। मैंने कहा नहीं अम्मा, कल जब वो गए थे तो इनकी तबीयत ठीक नहीं थी, क्या पता वो अब तक ठीक ना हुए हों। अब खाला को फोन करके इनका पता करवाएं तो अम्मा को भी जैसे कोई याद आया तो उन्होंने खाला को फोन लगाया। तब खाला ने बताया कि शहजाद तो कल से सख्त बीमार में, लेकिन मैं इस वक्त क्या कर सकती थी। सुबह मैं अम्मा को साथ लेकर इनका हाल लेने ख्याल खाला के घर गई तो देखा शहजाद वाकई बुखार की वजह से बिस्तर में पड़े हुए थे। थोड़ी सी रस्मी बातचीत के बाद मैं इधर ही बैठ गई। खाला और अम्मा भी साथ बैठी अपनी बातों में मसरूफ होगी। शहजाद ने एक बार की हमारी तरफ देखा, फिर उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली। हम खाला और अम्मा की बातों में मौजूदगी को समझ रहे थे, इसलिए हम खामोश बैठे थे। खाला और अम्मा बातें कर रही थी। बातों बातों में खाला ने बताया कि इनकी सहेली की बेटी की शादी थी जहाँ इनका जाना बहुत जरूरी था, लेकिन नहीं जा सकती। अम्मा पूछ रही थी क्यों नहीं जा सकते तो खाला बोली जिसके साथ जाना था वो तो बिस्तर पर पड़ा है और आपके भाई साहब खालू भी ऑफिस से छुट्टी नहीं ले सके, इनके साथ चली जाती। अम्मा चौंके खाला की सहेली को जानती थी और उन्हें पता न था कि वो किधर रहती है, इसलिए खाला से बोली तुम्हारी सहेली कौन सा दूसरे शहर में रहती है, टैक्सी पकड़ो, 2-3 घंटे में वापस आ जाऊंगी। मैंने ये सुना तो मेरे दिमाग में आइडिया आया कि अगर अम्मा और खाला शादी पर चले जाए तो मुझे शहजाद से अकेले बात करने का मौका मिल जाएगा। यही सोचकर मैंने अम्मा की तायद में कहा कि खाला आपकी सहेली इसी शहर में रहती है तो फिर आप जरूर जाएं, शहजाद की फिक्र न करें। 2-3 घंटों तक हम इनकी तैयारी करेंगे। खाला और अम्मा दोनों को मैंने शादी में जाने पर आमादा कर दिया और अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।